हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में और हीटिंग इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमको पता है अगर हम चाहते हैं कि किसी भी सर्किट में कंटिन्यूअस करंट फ्लो करता रहे तो इसके लिए क्या चाहिए, क्या हमको लगाना होगा, या तो सेल या फिर बैटरी उसमें लगाना होगा। ठीक है, बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है और यही केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, जो ज़रूरत होता है ताकि इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो सर्किट में फ्लो करते रहें, चार्ज जो है वो फ्लो करते रहें। और चार्ज को फ्लो होने में वर्क डन करना पड़ता है, हमको पता है किसके अगेंस्ट, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ता है, चार्ज को फ्लो होने के लिए वर्क करना पड़ता है। और वर्क करने की जो कैपेसिटी आती है हमको पता है किससे आती है, तो एनर्जी से। यानी कि द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी और सेल is converted into a form of energy that is required for the continuous flow of charge, ठीक है, against the resistance of conductor is called electrical energy. The chemical energy stored in battery or cell is converted into a form of energy, ठीक है, which is required for the continuous flow of charge अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, जो भी केमिकल एनर्जी किसी बैटरी या सेल में स्टोर है जो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उस एनर्जी का जरूरत पड़ता है हमको ताकि कंटिन्यूअस चार्ज का फ्लो होता रहे। और किसके अगेंस्ट, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिफिनेशन लिख लेते हैं। द केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी और सेल converted into a form of energy that is required for continuous flow of current charge against the resistance of conductor is called electrical energy। ठीक है, द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन सेल और बैटरी, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करें तो कोई भी डिवाइस जो होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, मान लेते हैं उसका पावर P है, और हम जानते हैं पावर का फार्मूला क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, रेट मतलब टाइम, वर्क डन ये है पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। 9th में हम पढ़े थे वर्क एनर्जी थियरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जितना वर्क डन करना पड़ रहा है किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कुछ सेकेंड
पार्ट सम टाइम बिंग्स फ्लो करने के लिए उस वो वर्क डन जो है वो एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू पी टी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, अभी हम इसका एसआई यूनिट निकालने की कोशिश करें। एसआई यूनिट तो पावर का होता है वाट, एसआई यूनिट क्या होता है, वाट, और टाइम का सेकेंड, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या हो गया, वाट सेकेंड, और इसी को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जूल। तो वीडियो पास करके यहाँ तक नोट कर लेना, कर लीजिए, फिर इधर से इसको, ठीक है, नोट कर लो। और इसके बाद से हम बताते हैं 1 जूल का डिफिनीशन। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद 1 जूल का डिफिनीशन लिखेंगे। 1 जूल, ठीक है, तो हमको पता है अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 1 जूल लिख रहे हैं तो पावर को 1 वाट और टाइम को 1 सेकेंड, यानी अगर 1 वाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका पावर 1 वाट है, अगर वो 1 सेकेंड तक वर्क कर रहा है तो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा वो कितना होगा, तो 1 जूल। ठीक है, the amount of electrical energy consumed by 1 watt appliance for within 1 second is called 1 joule। ठीक है, 1 वाट का अप्लियंस 1 सेकेंड में जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 जूल बोलेंगे। ठीक है, तो 1 जूल का डेफिनेशन लिख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ electrical energy, the amount of electrical energy consumed by 1 watt appliance in 1 second is called 1 जूल। इसको क्या बोलेंगे, 1 जूल। कमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, हम लोग 9th में पढ़े थे, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाट छोटा यूनिट है। तो कमर्शियल मतलब होता है जिसमें हम एनर्जी को सोल्ड कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो वाट ले लो, किलो वाट, और सेकंड का मतलब सेकंड का थोड़ा सा बड़ा यूनिट ले लो, आवर। तो किलोवाट आवर जो है, ये जो है एसआई यूनिट है, सॉरी कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, किलोवाट आवर। ठीक है, एनर्जी जो पावर स्टेशन में प्रोड्यूस होता है वो मेगावाट में होता है। ठीक है, पावर को मेगावाट में ले लेंगे, मेगावाट आवर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हम लोग करते हैं फ़ैन को रन करने के लिए, मिक्सर है, ग्राइंडर है, मिक्सर ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसके एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो एनर्जी कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कोई ऐसा भी डिवाइस होगा जिसके अंदर जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करेगा, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे इतना हीट हो जाते हैं कि वो ग्लो करने लगते हैं। ठीक है, वो ऐसे मटेरियल के बने होते हैं कि ज़्यादा हीट करने पे ग्लो करने लगते हैं, लाइट देने लगते हैं। ठीक है, ऐसे अप्लायंस को, ठीक है, हम लोग भी पढ़ेंगे जिस इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। ठीक है, ये सब हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं। तो हमको एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है। हम 3 चीज़ में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन में,
इलेक्ट्रिक बल्ब में और इलेक्ट्रिक फ्यूज में, ठीक है। आयरन में पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक बल्ब में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फ्यूज में पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए वहाँ पे क्या अरेंजमेंट है, वहाँ पे क्या ऐसा चीज़ है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में। आयरन क्या होता है, प्रेस जिसको कहते हैं लोग, तो उसमें एक कॉइल लगा होता है, ठीक है। दैट कॉइल इज मेड अप ऑफ एन एलॉय। द कॉइल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ एन एलॉय जिसको कहते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम एक एलॉय है आयरन का, निकिल का और क्रोमियम का। तो हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन ऑफ, इसमें हैंडल देना एप्लीकेशन ऑफ क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखें तो पहला हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक आयरन। सबसे पहला स्टेटमेंट किसी बारे में पूछे तो हम यही लिखेंगे, इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर फ्यूज बोलता है तभी हम लिखेंगे इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये कौन दिया था, जूल्स दिए थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इलेक्ट्रिक आयरन भी किस पे वर्क करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे वर्क करता है, ठीक है। या तो लिखो स्टेटमेंट कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है, या फिर क्या लिखो, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे वर्क करता है। तो कुछ भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन लिखते हैं हम लोग, इट वर्क्स ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। इट वर्क्स ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इट हैज a coil that is made up of an alloy. It consists a coil that is made up of an alloy nichrome। और किस चीज का alloy है, आयरन, निकेल, क्रोमियम, ठीक है। नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस होता है प्योर मेटल से ज़्यादा होता है, जैसे कापर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इनके कंपैरिजन में नाइक्रोम का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन प्योर मेटल के कंपैरिजन में देखा जाए तो, क्योंकि एलॉय है ना, तो प्योर मेटल के कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, फिर ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। और एलॉय का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो भी हीटिंग डिवाइस में यूज होते हैं, कि वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। कितना भी उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा लेकिन वो मेल्ट नहीं करते। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो मेल्ट नहीं करेंगे। यानी कि नाइक्रोम हैज हायर रेजिस्टेंस देन pure metal and it does not oxidize, even at high temperature, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में। तो अब नाइक्रोम का क्योंकि रेजिस्टेंस प्योर मेटल से ज़्यादा होता है तो ज़्यादा गर्म होगा। दूसरा चीज़, ये जल्दी ऑक्सीडाइज ही नहीं होता है, तो करंट पास करते जाएंगे, गर्म होता जाएगा और गर्म होता जाएगा, और हाई टेम्परेचर पे भी वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा, तो वो बार बार कॉइल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में, तो इसको नोट कर लेना। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। थोड़ा सा पढ़ना हमको, बस कुछ मटेरियल्स जिसका बना होता है ऐसी इसी तरीके से। तो सेकंड पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में।
इलेक्ट्रिक बल्ब उसकी बात कर रहे हैं, CFL की नहीं, लेकिन वो जो येलो लाइट देता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें क्योंकि हम हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे जिसमें कॉइल लगा होता है, ठीक है। ये जो कॉइल है ये टंगस्टन का बना होता है, वोल्फ्राम का, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस के करीब, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये लेकिन वोल्फ्राम है ना, मेटल है, ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर ऐसे ओपन में ही इसको गर्म करें तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, और जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो ये जल्दी ही पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। इसीलिए इसको क्या करते हैं, किसी गिलास में नाइट्रोजन गैस या फिर आर्गन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन और आर्गन इनर्ट गैस हैं नेचर में, ये ऑक्सीजन को वहाँ से इवैक्यूएट कर देते हैं, ठीक है, एयर को इवैक्यूएट कर देते हैं, फिर उसमें भरते हैं नाइट्रोजन या आर्गन, ताकि ऑक्सीजन वहाँ पे ना हो। क्योंकि ऑक्सीजन होगा तो ये वायर क्या कर जाएगा, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज कर जाएगा, यानी कि मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। भले ही इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन बहुत जल्दी अटेंड कर लेगा ये मेल्टिंग पॉइंट, और ये मेल्ट कर जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे इनर्ट गैस के साथ क्या करते हैं, इसको पैक करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में लिख लेते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जब गर्म करता है तो ये ज़्यादा हीट एनर्जी देता है, और थोड़ा सा क्या देता है, लाइट एनर्जी देता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और बहुत सारे हीटिंग डिवाइस से लाइट एनर्जी बहुत कम देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अधिकतर पार्ट इसको जो है लाइट एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लिख लेते हैं इसको, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी, इसमें भी अगर केवल अकेले इसको पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट वर्क्स ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। फिर है, इट कंसिस्ट ऑफ a filament made up of tungsten, wolfram, ठीक है। It has tungsten that has high resistance and high melting point. थ्री 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको नाइट्रोजन या आर्गन के साथ क्या करते हैं, पैक करते हैं। We pack this filament with नाइट्रोजन और आर्गन गैस to avoid oxidation of it. इसके ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आर्गन या फिर नाइट्रोजन के साथ क्या करते हैं, पैक करते हैं, ताकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे और ये मेल्ट ना करे, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, ठीक है। और इट गिव्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी is mostly converted into heat energy and some part is converted into light energy। तो बस ये इसको रहने देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो
क्या किस में कन्वर्ट होने लगता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। ये देख लीजिए हम लोग, इस डिवाइस के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना आप वीडियो पॉज करके। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, ठीक है। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है हमको पता है एक सेफ्टी डिवाइस है। ये भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे वर्क करता है, सेफ्टी डिवाइस है। और ये हमको हमारे इंटरनल सर्किट्स को, घर के इंटरनल सर्किट्स को क्या करता है, शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोडिंग से बचाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ये कभी भी हम लाइव वायर में इसको कनेक्ट करते हैं, वो भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर इन सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम इसको, ठीक है। और ये जो फ्यूज वायर होता है ये ऐसे मटेरियल का बना होता है, या तो प्योर मेटल का बना होगा जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, ठीक है। और अगर देखा जाए आयरन, इन सब चीज़ का बना होगा, या एलॉय का बना होता है। एलॉय किसका, लेड और टिन के एलॉय का बना होता है। इसको ऐसा यूज करते हैं ताकि इसका जो मतलब इसमें जब शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोडिंग होता है तो करंट सेफ लिमिट से एक्सीड कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो वैसे कॉपर कंडक्टर में 4 क्यों मान रहे हैं, ऐसा होता है या नहीं होता नहीं पता, 4 एम्पियर या 5 एम्पियर अभी उस पर नहीं जाते हैं। तो मान लो 5 एम्पियर का करंट इस कॉपर वायर के थ्रू फ्लो कर सकता है, ठीक है। अगर करंट बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया, मान लो 20 एम्पियर करंट फ्लो कर गया ड्यू टू क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग, क्योंकि थोड़ा बहुत नहीं करंट एक्सीड करता है जब ये होता है, यानी कि 5.5, 5.6 ऐसे नहीं, तुरंत बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर मान लो। तो करंट जब सेफ लिमिट से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इसका रेटिंग अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कितने एम्पियर का फ्यूज है, ठीक है। तो 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर का हमको क्या चाहिए, फ्यूज थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 5.5 एम्पियर जितने का भी आता होगा। मान लो इसमें 4 एम्पियर का करंट है, हमारे पास फ्यूज आता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरह से करके। तो अगर 4 है तो हम 5 वाला ले सकते हैं हद तक, 3 वाला नहीं लेंगे क्योंकि इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। मान लो जैसे ही 4 हुआ, ये वाला 3 ही एम्पियर लेता है, ये पहले ही मेल्ट कर जाएगा। तो हमको लेना होगा थोड़ा सा उससे ज़्यादा, तो 4 एम्पियर से थोड़ा सा ज़्यादा 5 एम्पियर वाला ले सकते हैं। जब करंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्सीड करेगा तो ये नहीं कि 1 एम्पियर एक्सीड करेगा, बहुत ज़्यादा एक्सीड करता है। जब बहुत ज़्यादा एक्सीड करेगा एक साथ तो पहले यही फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। उस जब फ्यूज वायर मेल्ट कर जाता है तो ये सर्किट ब्रेक कर जाएगा, जब सर्किट ब्रेक कर जाएगा तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। तो फ्यूज वायर क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हमको पता हो कि कितना पावर का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और क्या कहता है कितना टाइम तक वर्क कर रहा है या फिर कितना मतलब वोल्टेज ले रहा है, अगर उसका रेटिंग पता हो जाए तो हम फ्यूज का भी रेटिंग निकाल सकते हैं। अभी देखा जाएगा कैसे। तो इट इज ए सेफ्टी डिवाइस, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। it protects our
internal circuit from overloading or short circuit. ठीक है, it is made up of appropriate rating of appropriate melting point of, it is made up of pure metals such as aluminium, copper, ठीक है, iron, lead, etc. or alloy of lead and tin. लेड और टीन के एलॉय का बना होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज. It has melting appropriate melting point. Appropriate melting point and of proper rating. ठीक है. Fuse wire, electric fuse is available as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, etc. ठीक है, हमेशा प्रॉपर रेटिंग का ही फ्यूज वायर क्या करते हैं, यूज करते हैं. नहीं तो पता चलेगा कि पूरा अंदर का इंटरनल सर्किट मेल्ट कर गया और ये मेल्ट ही नहीं कर रहा है. ठीक है, तो हम अप्रोप्रिएट पावर रेटिंग का ही फ्यूज वायर यूज़ करते हैं. हम ऐसा भी नहीं है कि ये पहले ही बार बार मेल्ट कर जा रहा है, करंट फ्लो ही नहीं हो पा रहा है. तो हम हमेशा अप्रोप्रिएट पावर रेटिंग का ही फ्यूज वायर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि करंट आराम से फ्लो भी होता रहे, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से प्रोटेक्टेड भी हो. ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में हो गया. इस पर एक थोड़ा सा देखते हैं कैसे पावर रेटिंग निकालते हैं. तो एनसीईआरटी में दिया भी है बुक में तुम्हारे कि मान लो कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, दिया है कि कोई उसका पावर है 1 किलोवाट और वो 220 वोल्ट पे काम कर रहा है. तो किस रेटिंग का फ्यूज वायर यूज़ करेंगे. ठीक है, किस फ्यूज, हमारे पास 2 फ्यूज है, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर का. तो कौन सा फ्यूज हम चूज करेंगे. तो देखा जाएगा, हमको पता है P इक्वल टू वी आई होता है. ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/V. पावर 1 किलोवाट है, वाट में चेंज कर लो SI यूनिट में. और वोल्ट कितना है, 220 वोल्ट. ये तो SI यूनिट में ही है वोल्ट 220. तो अब एक 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो I इक्वल टू आ जाएगा 4.54 के लगभग. अब 4.54 के लगभग है. अगर हम 3 एम्पियर का यूज़ कर रहे हैं तो करंट बार बार फ्यूज वायर मेल्ट करने लगेगा. करंट जैसे ही 3 से ऊपर हुआ तो ये बार बार मेल्ट करने लगेगा. इसलिए हम इस केस में क्या यूज़ करेंगे, 5 एम्पियर का फ्यूज रेटिंग यूज़ करेंगे. ठीक है, वी यूज 5 एम्पियर फ्यूज इन दिस केस. इस केस में हम लोग 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. तो ये थियरी कंप्लीट हो चुका है. कुछ एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी के, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. कुछ बुक के अंदर के भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. तो आज के लिए इतना ही. टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.